हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन टैक्स एंड फाइनेंस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ द्वारा जो नए नियम और रूल्स लाए गए हैं। क्या विड्रॉल लिमिट होगा, पहले क्या था, ये सब मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही आसान ऐसी भाषा में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। आप में से बहुत लोग वीडियोज़ को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ अगर हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत हमारा टाइम और एफर्ट जाता है आपको एक टॉपिक के ऊपर अगर कुछ भी समझाते हैं तो बहुत, ताकि मैं आपको बहुत सारे आसान और सरल भाषा में समझा सकूं। इसलिए प्लीज़ हमारे एफर्ट को थोड़ा ये प्रोत्साहन दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओल्ड रूल वर्सेस न्यू रूल। इससे पहले मैं ओल्ड रूल और नए रूल बस समझाने से पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ कि पीएफ होता क्या है। पीएफ वो होता है जो एम्प्लॉयज़ किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या सरकारी कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो, कोई भी जो एम्प्लॉय काम कर रहा है जिसके सैलरी से पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है। पीएफ ये एक तरह का आपका रिटायरमेंट फ़ंड होता है कि रिटायरमेंट के बाद आपको सिक्योरिटी दी जाए कि इतने अमाउंट की, वो आपके सैलरी से जाती है और एक पार्ट होता है वो एम्प्लॉयर आपका पे करता है। तो पीएफ होता क्या है, पीएफ हमारा बनता कैसे है। पीएफ हमारा बनता है दो कंपोनेंट से। एक होता है ईपीएफ जो जिसको बोलते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और एक होता है ईपीएफ जिसे कहते हैं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम इज इक्वल टू टोटल बैलेंस बनता है पीएफ का। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ये जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं और जो लोग जॉब करने वाले हैं वो अपने सैलरी स्लिप में देख सकते हैं। पीएफ कंट्रीब्यूशन करके आपके पे स्लिप में लिखा रहेगा। जितना आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन है उतना ही एम्प्लॉयर भी जमा करता है पीएफ अकाउंट में आपके। जो आपका आता है ईपीएस में और आधा आ जाता है इसमें ईपीएफ में। जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो हमारे सैलरी से डिडक्ट होता है वो कम्प्लीटली जाता है ईपीएफ में। वो हमारा अपना पर्सनल डिडक्शन जो कराते हैं वो हमारा फंड होता है, वो जाता है ईपीएफ में। और ईपीएस का कंपोनेंट बनता है एम्प्लॉयर हमारी सैलरी का जो पीएफ पे कर रहा है वो हाफ डालते हैं ईपीएफ में और हाफ ऐड करते हैं एन ईपीएस में, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में, ताकि ये पैसे हम एक्सेस नहीं कर सकें। हो उम्मीद है आपको ये आसान आसान सी भाषा में समझ आ गया पीएफ कैसे बनता है और पीएफ होता क्या है, और पीएफ प्लस ईपीएस कंट्रीब्यूशन कहाँ से आती है। तो चलिए अब रूल्स के बारे में बात करते हैं। पुराने ओल्ड रूल के हिसाब से विड्रॉल लिमिट था 75% ऑफ ईपीएफ, दैट इज़ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये जो होता था एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन का 75% आप निकाल सकते थे। और नए रूल में विड्रॉल लिमिट बढ़ा के कर दिया गया है 75% ऑफ टोटल बैलेंस। ये डिफरेंस है। तो पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में 10 लाख है, आपकी पीएफ अकाउंट में 10 लाख है और उसमें 5 लाख एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है और 5 लाख एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। तो आप निकाल सकते थे 75, पुराने नियमों के हिसाब से आप 75% ऑफ ईपीएफ 5 लाख निकाल सकते थे जो आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। तो इस हिसाब से आपके बनते थे 3.5 लाख रुपए आप निकाल सकते थे, और 25% 1.5 लाख रुपए आपको छोड़ने होते थे। और ईपीएस और ये तो आपको बिल्कुल भी टच करने दिया नहीं जाता था। तो अब इस नियम को चेंज करके नए नियम में क्या कर दिया गया है, अब मान लो आपके पीएफ अकाउंट में 10 लाख है जिसमें 5 लाख आपका कंट्रीब्यूशन है और 5 लाख कंपनी का या एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। तो टोटल आप 7.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं और मिनिमम बैलेंस आपको 2.5 लाख रुपए रखने पड़ेंगे, जो 25% होता है 10 लाख का। तो होप है आपको ये उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि पहले क्या थे रूल, कितना आप निकाल सकते थे और नए नियम के हिसाब से आप कितना निकाल पाएंगे। तो ये आप मुझे कमेंट में बताइए ये आपके लिए सही है या गलत है। और पहले क्या मिनिमम, पहले पुराने नियमों के हिसाब से ये होता था कि मिनिमम सर्विस पीरियड 5 से 7 साल होना चाहिए आपका कंप्लीट, तभी आप पीएफ के पैसे को निकाल सकते थे। वरना आपका ये जब भी क्लेम या विड्रॉल का ऑप्शन आप जाते थे तो पहले आपको डिसेबल दिखता था हमारे ईपीएफओ पोर्टल पर।
अब उसको घटा करके 1 साल कर दिया गया है। अगर आप 12 महीने तक कोई भी एम्प्लॉय काम कर लिया तो वो अपने पीएफ का 75% निकाल सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ करी है गवर्नमेंट ने कि 1 साल के बाद सपोज़ किसी को ज़रूरत पड़ी, कुछ इमरजेंसी में किसी फंड की, तो वो लोन ना लेकर के अपने पीएफ से पैसे निकाल सकता है, जो पहले 5 से 7 साल थे बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरीज। अब आइए हम कंपेयर करते हैं कि क्या ईज़ी हुआ है और क्या नुकसान करेगा। तो ओल्ड रूल के हिसाब से विड्रॉल रीज़न पहले हमारे पास में था, विड्रॉल रीज़न हमें देना होता था और डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ते थे, जैसे बैंक का पासबुक और चेकबुक का लिए उसमें आपको पोर्टल पे अटैच करना होता था जब आप क्लेम करते थे तो। और पहले वो कॉम्प्लिकेटेड थे रीज़न्स समझने के लिए। ओल्ड रूल के हिसाब से 13 डिफरेंट रीज़न हुआ करते थे और आपको डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना पड़ता था। अब न्यू रूल के हिसाब से आपके पास बस सिंप्लीफाई करके सिर्फ 3 रीज़न बनाया गया है और किसी में भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए क्या है 3 नीड्स को क्लासिफाई किया गया है वो हम समझते हैं। एसेंशियल नीड जैसे हो गया आपका इलनेस, किसी को बीमारी हो गई या किसी आपके बच्चों की या किसी के एजुकेशन के लिए निकाल रहे हैं या मैरिज के लिए निकाल रहे हैं, तो आप निकाल सकते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के। पहले अगर इलनेस था तो इलनेस में आपको चेकबुक या फिर बैंक का पासबुक अटैच करना पड़ता था, और एजुकेशन या मैरिज के लिए आप निकालते थे तो आपको शादी की कार्ड या फिर एजुकेशन के लिए आपको एजुकेशन लोन का आपको ये डॉक्यूमेंट या फिर आपको एजुकेशन फ़ीस स्कूल द्वारा दिखाना पड़ता था। हाउसिंग नीड्स जैसे परचेज़ हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई। और तीसरी है हमारी कैटेगरी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट या फिर नेचुरल कैलेमिटीज़ या फिर जैसे बाढ़ग्रस्त या फिर कुछ भी नेचुरली घटना घटी है और आप पैसे की अर्जेंसी में ज़रूरत पड़ी तो अब आप निकाल सकते हैं। इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, कोई चेकबुक और कोई बैंक का पासबुक भी आपका नहीं लगेगा, डायरेक्टली आपके आधार से लिंक रहेगा आपका ये बैंक अकाउंट और ईपीएफ पोर्टल। अब देखते हैं हम क्या है विड्रॉल लिमिट और पहले क्या थे। तो विड्रॉल लिमिट को बढ़ा करके पहले पुराने नियमों के हिसाब से हम अपने पीएफ पूरे जीवन के कार्यकाल में रिटायरमेंट तक हम बस 3 बार ही पैसे निकाल सकते थे। अब क्या उसको बढ़ा करके कर दिया गया है, एजुकेशन के लिए आप 10 बार निकाल सकते हैं, शादी के लिए आप 5 बार निकाल सकते हैं, जैसे अब आपकी खुद की शादी हो या आपके बच्चों की शादी हो या फिर किसी और की शादी हो तो आप निकाल सकते हैं कोई बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ के। और दूसरे केसेस जो हो गए वो इंक्लूडिंग 5 बार है, जैसे आपका नेचुरल कैलामिटी या फिर इलनेस ये सब हो गया तो उसके टोटल कैप किए गए हैं 5 टाइम्स। विड्रॉल टाइप क्या था पहले, ईपीएफ और ईपीएस। न्यू रूल के हिसाब से अभी 12 मंथ प्लस कर दिया गया है और 36 महीने एंड प्लस किया गया है। जबकि पुराने नियमों के हिसाब से आप अगर आपके पास आपकी जॉब चली गई किसी कारणवश या आपके पास जॉब नहीं लग रही है या जॉब नहीं मिली तो आप 2 महीने तक अगर अनएम्प्लॉयड रहे तो आप अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते थे। ईपीएफ और ईपीएस दोनों ही आप एक्सेस कर सकते थे और फाइनल सेटलमेंट लेकर आप चाहें तो अपना पीएफ अकाउंट क्लोज भी कर सकते थे ईपीएफओ के साथ। बट इसको बढ़ा करके अब ये कर दिया गया है नए नियम के हिसाब से 12 महीने तक आपको अनएम्प्लॉयड रहना पड़ेगा और उसके बाद 36 महीने उसके तब आप पीएफ निकाल सकते हैं और ईपीएस जो आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन रहता है वो आप 36 महीने बाद ही निकाल सकते हैं। तो ये एक नुकसान है जो ये आपको कोई नहीं बताएगा। पहले के रूल्स के हिसाब से ये नियम सही थे, अगर किसी के पास कोई नौकरी नहीं है तो फिर वो अपने फ़ंड को एक्सेस कर सकता था, अब उसे 12 महीने तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको नए नियम पुराने नियम समझ में आ गए होंगे, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो कमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। और एक रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अपने पीएफ को बहुत ही क्रूशियल और क्रिटिकल टाइम पे एक्सेस करें। इसे मिसे परचेजिंग या फिर लाइफस्टाइल परचेजिंग या शो ऑफ में पैसे उड़ाने के लिए
आजकल के युवाओं से गुजारिश है कि उसके लिए पैसे, पीएफ के पैसे कोई इस्तेमाल ना करें। बाकी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।